Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So I started the marathon session on irrigation engineering. हमने marathon session start किया था irrigation engineering के ऊपर. कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था that why do we need irrigation in Indian subcontinent. हमें क्यों irrigation की requirement होती है Indian subcontinent में. उसके बाद हमने बात करी थी what are the advantages and drawback of irrigation. क्या advantage and drawback है irrigation के. Then we have talked about different types of irrigation. तो अलग अलग तरह के irrigation की बात करी थी हमने कल वाली क्लास में. सो इन टुडेज क्लास आई ट्राई टू फिनिश अप दी फर्स्ट यूनिट. जो भी फंडामेंटल्स है हमारे इरिगेशन के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू कंप्लीट दैट. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. ये और नेक्स्ट कॉम्बैट जो अगला मेजर कॉम्बैट है आपका दैट इज ऑन 26 जून. स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है ये. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. स्कॉलरशिप अप टू 90% कैन बी अवेल्ड इन दिस. देन योर स्पेशल क्लासेज आर मोर इंटरेक्टिव इन अप्रोच नाउ. You can participate in the polls for better understanding of the topic. You can ask a doubt by using raise a hand feature. All the notification reaches to you so that you never miss a class. आप लेक्चर नोट को डाउनलोड कर सकते हो और आप क्लासेस को कहीं भी अटेंड कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे. देन जो भी फीचर्स हैं आइकॉनिक के दैट यू कैन गेट ऑन एन एडिशनल मिनिमल अमाउंट जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी मिल जाएगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. Several other benefits are also available in this. Then daily scholarship tests are also being rolled out. Daily scholarship test भी roll out कर दिया गया है. इसमें आप scholarship ले सकते हैं up to 50%. Then an academy PYQ भी roll out कर दिया है in which last 10 year subject wise PYQs can be practiced. Then आपके Android के ऊपर community feature भी roll out हो गई है. It is similar to that of Telegram and WhatsApp जिसमें आप directly connect कर सकते हैं अपने educator के साथ और fellow learners के साथ. देन फॉर गेट एंड ESC 23 एंड 24 22 जून को नया बैच लॉन्च हो रहा है. बायलिंगुअल बैच है. टॉपिक बचे स्टार्टिंग है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. देन 0% EMI भी रोल कर दी गई है ऑन योर सब्सक्रिप्शन. तो आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट को 0% EMI में क्या कर सकते हैं, रोल आउट कर सकते हैं. देन आइकॉनिक का फीचर आपको बता ही दिया था. देन गेट 2022 और ESC 21 के रैंकर्स भी आपको शोकेस कर दिए थे. दैट वर आल्सो बीइंग शोकेस्ड. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए. कल जहाँ तक डिस्कस किया था उसके आगे बढ़ते हैं. कल हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ इरिगेशन की और टाइप्स ऑफ इरिगेशन में लास्ट इरिगेशन कौन सा था हमारा, सब सरफेस इरिगेशन था. लास्ट ऑफ द इरिगेशन वो सब सरफेस इरिगेशन. यहाँ तक की एनालिसिस हमारी कंप्लीट हो गई थी. अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू आफ्टर दैट. अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. अब पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. कल हमने बात करा था टाइप्स ऑफ इरिगेशन का, सरफेस एंड सब सरफेस ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2. आज हम बात करेंगे कि वाटर को कैसे अप्लाई किया जा सकता है फील्ड के ऊपर. हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर कैन बी कैरिड आउट. क्लियर है. द फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री फ्लडिंग. जो पहला तरीका अवेलेबल है उसको हम फ्री फ्लडिंग बोलते हैं. फ्री फ्लडिंग मेथड को वाइल्ड फ्लडिंग भी बोला जा सकता है, ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोला जा सकता है. इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग. इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज ऑर्डिनरी फ्लडिंग. अब करते क्या है, इस मेथड में हम डिचेस को एक्सकेवेट कर देते हैं. तो इन फ्री फ्लडिंग मेथड हम डिच मतलब गड्ढा, डिचेस को बनाते हैं हमारी फील्ड के अंदर. तो डिचेस आर एक्सकेवेटेड इन द फील्ड. वाटर फ्रॉम दीज डिचेस फ्लो अक्रॉस द फील्ड. इन डिचेस को हम भरते हैं पानी से और इन डिचेस के थ्रू पानी फ्लो करता है हमारी फील्ड के अंदर. क्लियर है. नेक्स्ट, एक बार जब पानी लीव कर जाता है इन डिचेस को, नो अटेम्प्ट इज मेड टू कंट्रोल द फ्लो बाय एनी मीन्स. तो जैसे ही पानी लीव करता है इन गड्ढों में से, हम कोई अटेम्प्ट नहीं करते इस पानी को कंट्रोल करने के लिए. इस मेथड की जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली कम होती है. ये मेथड सूट कर जाता है किसके लिए, रोलिंग राइड के लिए. तो व्हेन द लैंड इज रोलिंग और जहाँ पे बाकी मेथड एप्लीकेबल नहीं होते वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के, बाकी और कौन से मेथड है अभी डिस्कस करेंगे हम. तो हमने क्या किया, फील्ड में डिचेस बनाई, उसमें पानी को फिल किया, पानी इन डिचेस से हमारी फील्ड के अक्रॉस फ्लो करता है. इसके बाद हम कोई अटेम्प्ट नहीं बनाते पानी को कंट्रोल करने के लिए. इसीलिए इस मेथड को हम वाइल्ड फ्लडिंग बोल देते हैं या ऑर्डिनरी फ्लडिंग बोल देते हैं. देयर बाय दिस मेथड इज टर्म्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग और ऑर्डिनरी फ्लडिंग. इसका पिक्चर आपके सामने अवेलेबल है. द पिक्चर इज बीइंग अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये पहला तरीका है हमारे पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का. दिस इज द फर्स्ट मेथड अवेलेबल फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये दिख रही है आपको, दीज आर द डिचेस व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड. तो ये डिचेस बनी हुई है जिसमें से पानी फ्लो करता है हमारे फील्ड के अंदर, थ्रू विच द वाटर फ्लोज अलोंग द फील्ड. लॉस दिखा रहा है पानी का. वाटर का लॉस होता है एक एवेपोरेशन से और दूसरा सीपेज से. तो दो तरह के लॉस है हमारे यहाँ पे.
क्लियर है? रिपीट करना उसमें से कोई पॉइंट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला था फ्री फ्लडिंग, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज बॉर्डर फ्लडिंग। अब क्या है बॉर्डर फ्लडिंग? इन दिस मेथड द लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स which are separated by low leaves. low leaves मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, embankment होते हैं। तो leaves का मतलब होता है embankment। तो leaves means what? embankment। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, पूरे लैंड को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के अंदर, और वो स्ट्रिप्स डिवाइडेड होती हैं किससे? छोटे छोटे एम्बैंकमेंट से, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। जो लैंड एरिया कन्फाइंड होता है हर स्ट्रिप के बीच में, इसकी जो साइज होती है वो होती है 10 से 20 मीटर विड्थ और 100 से 400 मीटर लेंथ। तो हमारा जो एरिया बनता है, जो एरिया बनता है इन स्ट्रिप्स के बीच में, इसकी साइज होती है 10 से 20 मीटर विड्थ और लंबाई होती है इसकी 100 से 400 मीटर। तो 100 से 400 मीटर ये हमारा क्या निकल के आता है, साइज निकल के आता है इस एरिया का। द वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम द सप्लाई डिच इनटू ईच स्ट्रिप। तो हमारी जो सप्लाई डिच होती है उससे पानी फ्लो करता है हर स्ट्रिप के अंदर, तो पानी को फ्लो करा दिया हमने स्ट्रिप के अंदर। तो वाटर फ्लोज इनटू ईच स्ट्रिप। और स्लोली ये कहाँ मूव कर रहा होता है, स्लोली ये मूव कर रहा होता है लोअर एंड की तरफ। जब ये पानी मूव कर रहा होता है लोअर एंड की तरफ, साइमल्टेनियसली इन्फिल्ट्रेट भी कर रहा होता है। साइमल्टेनियसली इट इन्फिल्ट्रेट्स। मैंने आपको डायग्राम प्लान बना के दिखाया, द डायग्राम विच इज बीइंग शोन टू यू इज प्लान। तो पानी आगे भी जा रहा है और पानी नीचे भी जा रहा है। वाटर इज मूविंग इन फ्रंट ऑल्सो, वाटर इज मूविंग डाउन ऑल्सो। ये सबसे पॉपुलर तरीका है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड अवेलेबल इन ऑर्डर टू कैरी आउट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब जो साइज होती है हमारे सप्लाई डिश की, वो डिपेंड कर जाती है कैसी सॉइल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है जिसमें हाई इन्फिल्ट्रेशन है, इट विल रिक्वायर हाई डिस्चार्ज रेट। तो अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है, परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है, तो उसमें डिस्चार्ज रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए आपकी जो सप्लाई डिच है वो कंपेरेटिवली बड़ी होनी चाहिए। फाइन ग्रेन सॉइल है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट कम है, स्मॉल डिश से भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारी डिच छोटी हो और नैरो हो, इट इज फाउंड टू बी मोर एफिशिएंट, क्योंकि लॉसेस कम निकल के आते हैं। द लॉसेस कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस। एंट्री ऑफ वाटर इन ईच स्ट्रिप इज जनरली कंट्रोल्ड बाय प्लेसिंग द गेट। तो हम जो डिच होती है और जो स्ट्रिप होती है, डिच से पानी जब स्ट्रिप में आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम एंट्री पे क्या लगा देते हैं, गेट लगा देते हैं। सो गेट इज बीइंग प्रोवाइडेड, अभी डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। तो ये रहा हमारा डायग्राम। तो ये हमारी मेन डिच है, मेन डिच से पानी कहाँ जा रहा है, हमारे लैंड स्ट्रिप के अंदर जा रहा है, तो इसको हम वाटर फ्लडिंग बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वाटर फ्लडिंग। तो पानी आगे फ्लो कर रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ, कलर ये रहा, कलर ये कलर काम कर जाएगा। So water flows in forward direction, it infiltrates also, ये infiltrate भी कर रहा होता है। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ। अब यहाँ पर मैथमेटिकल एनालिसिस भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा सवाल आ गया, सवाल देख लेते हैं। ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज, रोलिंग लैंड के ऊपर पीछे बताया था फ्री फ्लडिंग काम कर जाती है। तो रोलिंग लैंड पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं पानी को अप्लाई करने का, फ्री फ्लडिंग यूज किया जाता है। ये देख लो, ये डायग्राम बना हुआ है हमारा, मेन सप्लाई डिच है, ये हमारी क्या है, लीव्स है, दीज आर द लीव्स व्हिच आर शोन टू यू। ये हमारा ईच स्ट्रिप है, ये हर स्ट्रिप एरिया है, ये ग्रीन कलर के आपको प्लांट बना के दिखा रखे हैं। विड्थ इसकी 10 से 20 मीटर है, लंबाई इसकी 100 से लेके, लंबाई इसकी 100 से लेके 400 मीटर के बीच में। और जो एंट्री है हमने रेगुलेट कर रखी है पानी की, किसकी मदद से, गेट की मदद से। एंट्री इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द गेट। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रखा है फील्ड का। तो ये हमारी क्या स्ट्रिप है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वाटर इज फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, और पानी साइमल्टेनियसली क्या कर रही है, इन्फिल्ट्रेट भी कर रही है, वाटर इज इन्फिल्ट्रेटिंग ऑल्सो। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रखी है आपको, दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू विच इज बीइंग शोन। तो कैसे पानी फ्लो करता है उसका आइसोमेट्रिक व्यू आपको बना के दिखा रखा है, हाउ द वाटर फ्लोज, फॉर दैट द आइसोमेट्रिक व्यू इज बीइंग शोन टू यू फॉर बेटर क्लैरिटी।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब रिलेशनशिप ड्राइव करके दिखाने की जरूरत तो है नहीं आपको, रिलेशनशिप ड्राइव करने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। हाउएवर रिलेशनशिप मेंशन की हुई है, डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है इसके ऊपर। अब रिलेशनशिप टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड विद द सप्लाई डिच, तो हम क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट, कितना टाइम लगेगा पूरे एरिया को कवर होने के लिए। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन एरिया, तो कितने टाइम में हमारा एरिया कवर हो जाता है इरिगेशन के लिए, इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप 2.3 y बाय एफ log 10 q अपॉन q माइनस एफ ए, जिसमें y क्या है? डेप्थ ऑफ द वाटर फ्लोइंग ओवर द स्ट्रिप, f क्या है? रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल, q क्या है? किस रेट से हम पानी को सप्लाई कर रहे हैं डिच में, और a क्या है? एरिया ऑफ द लैंड स्ट्रिप टू बी इरिगेटेड, कितने एरिया को आपको इरिगेट करना है। ये मैंने सारे पैरामीटर्स को आइसोमेट्रिक व्यू में आपको दिखा रखा है। ऑल दीज पैरामीटर्स आर बीइंग शोन टू यू इन आइसोमेट्रिक व्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैक्सिमम एरिया जो इरिगेट किया जा सकता है इज गिवन बाय क्यू बाय एफ, तो इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, इट कैन बी डिराइव्ड आल्सो, मैंने डायरेक्टली मेंशन करके दे दिया। आई मेंशन दिस पॉइंट डायरेक्टली। सो मैक्सिमम एरिया व्हिच कैन बी इरिगेटेड इज इक्वल टू क्यू बाय एफ, ये हमारा मैक्सिमम एरिया जो इरिगेट हो सकता है। तो पहली थी फ्री फ्लडिंग, दूसरी हमारी वाटर फ्लडिंग, ये बहुत ही पॉपुलर है, इट इज वेरी पॉपुलर। नोट करो फटाफट, चले फिर। नोट कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं, तो डायग्राम दिखा दिया। द नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज चेक फ्लडिंग, अगला जो मेथड अवेलेबल है इसको हम चेक फ्लडिंग बोलते हैं। नाउ दिस मेथड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑर्डिनरी फ्लडिंग, ये मेथड बहुत ही सिमिलर है ऑर्डिनरी फ्लडिंग के। ऑर्डिनरी फ्लडिंग जिसको हमने और क्या नाम दिया था? ऑर्डिनरी फ्लडिंग जिसको हमने और क्या नाम दिया था? फ्री फ्लडिंग का नाम दिया था। तो चेक फ्लडिंग बहुत ही सिमिलर है ऑर्डिनरी फ्लडिंग के, एक्सेप्ट दैट द वाटर इज कंट्रोल्ड बाय द सराउंडिंग चेक एरिया। हाउ? विद द हेल्प ऑफ द लो फ्लैट लीव्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? चेक फ्लडिंग ही कराते हैं, पर जो हमारा एरिया है उसको हम बाउंड करके रखते हैं, किससे? या चेक करके रखते हैं, किससे? विद द हेल्प ऑफ द फ्लैट लीव। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स हैं जैसे ज्वार है, पैडी है, आर प्रेफर्ड फॉर दिस मेथड ऑफ इरिगेशन। तो चेक फ्लडिंग मेथड हम जनरली प्रेफर करते हैं क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के ऊपर, यानी जो पास पास में ग्रो करते हैं, जैसे ज्वार दे दिया, पैडी दे दिया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास होमोजीनियस क्ले है विद मीडियम इन्फिल्ट्रेशन रेट, उसको हम प्रेफर करते हैं इस मेथड के अंदर। तो वो सॉइल जिसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट मीडियम रेंज में हो, दैट सॉइल कैन बी फ्लडेड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, उस सॉइल को हम फ्लड कर सकते हैं इस मेथड से। ये मेथड सूट कर जाता है दोनों सॉइल के लिए, परमिएबल हो चाहे इम्परमिएबल सॉइल हो, वेदर इट इज मोर परमिएबल, वेदर इट इज लेस परमिएबल। जो लीव्स होती हैं ना, जो छोटे एम्बैंकमेंट्स होते हैं, दे आर जनरली कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कॉन्टूर्स, इनको कॉन्टूर के अलोंग बनाया जाता है, जिसकी स्पेसिंग रखी जाती है 5 से लेकर 10 मीटर की। सो देयर स्पेसिंग इज केप्ट इन द रेंज ऑफ 5 to 10 मीटर। क्लियर चीज? अभी जो लीव्स होती हैं, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस लीव्स दैट कन्फाइन द एरिया, और जो एरिया बनता है वो बनता है 0.2 से लेके 0.8 हेक्टेयर का। जैसे समझने के लिए एग्जांपल देख लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। फ्रॉम हियर इट कैन बी अंडरस्टूड। तो इसको अगर मैं लाइन डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊं, ये हमारा लाइन डायग्राम है, ये मेन सप्लाई डिच है, ये हमारी क्या है? ये हमारी लीव्स है। तो एम्बैंकमेंट है, फ्लैट एम्बैंकमेंट है। तो फ्लैट एम्बैंकमेंट है जिनकी स्पेसिंग कितनी रखी हुई है? 5 से 10 मीटर की रखी हुई है। और फिर हमने क्या दे रखी है? क्रॉस लीव भी प्रोवाइड कर रखी है, जो एरिया को बाउंड कर देती है। तो जो एरिया मिला आपको, वो कितना एरिया मिलता है? 0.2 से लेके 0.8 हेक्टेयर का। तो सेम फ्री फ्लडिंग ही है, फर्क बस ये है आपने एरिया को क्या कर रखा है? बाउंड कर रखा है या चेक कर रखा है विद द हेल्प ऑफ द लीव्स। तो जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं उसमें हम चेक फ्लडिंग करते हैं। तो ऑर्डिनरी फ्लडिंग जिसमें आपने चेक लीव्स बना दी, इसको हम चेक फ्लडिंग बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज चेक फ्लडिंग। क्लियर है?
रिपीट करना हो कोई पॉइंट इस पे नहीं. The next of the method available is termed as furrow irrigation. जो next method available है इसको हम बोल देते हैं furrow irrigation. ये भी एक तरीका है क्या करने का. This is also one of the method for application of the water. तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका ये भी निकल के आता है. अब क्या है, इन दिस मेथड ओनली 1/5 to 1/2 यानी 20 से लेके 50% सरफेस को ही वेट किया जाता है. सो इन दिस मेथड ओनली 20% to 50% ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाय द वाटर. इससे फायदा क्या मिलता है, इससे इवेपोरेशन लॉस कम हो जाती है. तो हियर इवेपोरेशन लॉस इज कंपैरेटिवली रिड्यूस. मोर ओवर लेस पडिंग होती है किसकी, सॉइल की. एंड इट परमिट्स द कल्टीवेशन सून आफ्टर द इरिगेशन. And it permits the cultivation soon after the irrigation. Now you will say sir putting of soil क्या है. क्योंकि नया टर्म आता है क्या बोलने लग जाते हो. नया टर्म जैसे ही आएगा आप बोलोगे सर पटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ पटिंग ऑफ सॉइल. तो बहुत ही कॉमन चीज़ है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. हो सकता है देख रखा हो आपने, बट इट्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द सॉइल एग्रीगेट्स इनटू यूनिफॉर्म मड. तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, सॉइल एग्रीगेट्स को यूनिफॉर्म मड में कन्वर्ट कर दें बाय द एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल फोर्स. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज पडिंग ऑफ सॉइल. इसको टेक्निकली पडिंग ऑफ सॉइल बोला जाता है. तो फरो इरिगेशन हेल्प्स इन इवेपोरेशन लॉसेस, लेस पडिंग ऑफ सॉइल एंड परमिट्स द कल्टीवेशन सून आफ्टर द इरिगेशन. तो ये फायदा निकल के आता है. फरो क्या होता है, फरो आर नैरो फील्ड डिचेस एक्सकेवेटेड बिटवीन द टू रोज ऑफ द क्रॉप. जो दो रोज हैं क्रॉप की, उनके बीच में जो नैरो डिच को आप एक्सकेवेट करते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम टेक्निकली फरो बोल देते हैं. सो दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फरो. क्लियर है. सो फरो में वेरी फ्रॉम 8 to 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ. क्लियर है. रिपीट करना है इसमें से कुछ भी. मोर ओवर इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 400 मीटर के आसपास. तो फरो में वेरी अप टू द डेप्थ ऑफ 8 to 30 सेंटीमीटर. मोर ओवर इट्स लेंथ इज अप टू 400 मीटर. अगर एक्सेसिव लॉन्ग फरो बनाओगे इट विल लीड टू द परकोलेशन. तो इससे एक्सेस परकोलेशन हो जाएगी अपर एंड में, और जो वाटर होगा वो टेल एंड तक पहुंचेगा ही नहीं. इसलिए फरो की लेंथ को भी क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो फरो की लेंथ 400 मीटर से नहीं बनाई जाती बड़ी. क्लियर चीज. इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ जैसे मेज, फॉर कल्टीवेशन ऑफ जैसे शुगर केन, फॉर कल्टीवेशन ऑफ जैसे पोटैटोज. तो शुगर केन, पोटैटो, मेज, इन सब की कल्टीवेशन की जाती है फरो इरिगेशन से. तो ये ना देखो, मेज, पोटैटो एंड शुगर केन. तो ये सूटेबल होता है उन क्रॉप्स के लिए विच कैन बी कल्टीवेटेड अलॉन्ग द रोज, जो रोज के लॉन्ग कल्टीवेट हो सकते हैं. तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के खूब सारे तरीके हैं हमारे पास. There are several methods available for water irrigation. तो ये एग्जांपल दे रखा है. तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है, इसके बीच में जो डिच बना रखी है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम टेक्निकली फरोस बोल देते हैं. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फरोस. ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए सूट करता है. क्लियर है, नोट कर लिया सबने. Has everyone noted? नोट कर लिया. चलो, नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. अगला तरीका जो अवेलेबल है हमारे पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन. सो नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज टर्म्ड एज स्प्रिंकलर इरिगेशन. क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन? So in this method, a network of pipe and pumps are laid over the field. इस मेथड में हम नेटवर्क ऑफ पाइप ऑफ पंप को लेड कर देते हैं फील्ड के ऊपर. एंड वाटर इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रे. और हम पानी को सप्लाई करते हैं किसके फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज आर्टिफिशियल रेनफॉल. इसको आर्टिफिशियल रेनफॉल भी बोला जाता है. तो दिस प्रोसेस में ऑल्सो भी टर्म्ड एज आर्टिफिशियल रेनफॉल. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस मेथड इज यूज फॉर ऑल द क्रॉप्स एक्सेप्ट राइस एंड जूट.
इस मेथड को आप यूज कर सकते हो सारी क्रॉप्स के लिए एक्सेप्ट राइस और जूट जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, एंड फॉर ऑल दी सॉइल्स एक्सेप्ट जिसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ही कम है। अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ही कम है तो जो पानी है वो लॉस कर जाएगा, तो रन ऑफ बहुत ज़्यादा मिलेगा उसके अंदर, पानी सॉइल के अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये मेथड सूट करता है हर तरह की क्रॉप के लिए, राइस और जूट को छोड़ के हर तरह की सॉइल के लिए जिसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम है वहाँ पे सूट नहीं कर जाता। ये सिस्टम फ्लेक्सिबल है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी कैन बी अडॉप्टेड देयर, अगर लेवल्ड है वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो प्लेन एरिया है वहाँ पर भी काम कर जाएगा, अनड्यूलेटेड एरिया है वहाँ पर भी काम कर जाएगा। क्लियर है? ये मेथड मेनली कौन यूज़ करते हैं? टी की ग्रोइंग के लिए, कॉफ़ी की ग्रोइंग के लिए और वेजिटेबल्स की ग्रोइंग के लिए, क्योंकि टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन जनरली हिली एरियाज में होते हैं, यहाँ पे टोपोग्राफी अनड्यूलेटिंग होती है। यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा निकल के आती है, 80 to 85%। क्लियर है? तो ये भी एक तरीका है इरिगेशन करने का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू कैरी आउट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा। तो हमारे पास क्या है? ओवरहेड टैंक है जो पानी सप्लाई कर रहा है, पाइप है, पंप है, ये राइजर है, साथ में रोटेटिंग हेड लगी हुई है, स्प्रिंकलर से पानी बाहर निकलता है और अप्लाई हो जाता है किसके ऊपर? हमारी फील्ड के ऊपर। राइजर इसलिए लगाई जाती है ताकि जो एरिया है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का वो बढ़ जाए। सो राइजर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है सो दैट द एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, ज्यादा एरिया के ऊपर पानी को अप्लाई किया जा सके, so that over more area the water can be applied. क्लियर? चलो बढ़िया है। तो ये तो आपको प्लान बना के दिखा रखा है, मेन पाइप है, सब मेन पाइप है, लिटरल पाइप है, फिर ये राइजर निकले हुए हैं, राइजर के ऊपर हमारा स्प्रिंकलर लगा हुआ है, स्प्रिंकलर पानी को अप्लाई कर रहा है, स्प्रिंकलर इज अप्लाइंग द वाटर ओवर द फील्ड। क्लियर है? ये रियल पिक्चर है इसकी, तो दिख रही है आपको लेटरल पाइप, ये राइजर लगा हुआ है, फिर ऊपर स्प्रिंकलर है जिससे पानी अप्लाई हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ व्हिच वाटर इज बीइंग अप्लाइड। तो ये भी एक तरीका है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। चले आगे। नोट करो फटाफट चले। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशंस व्हिच आर फेवरेबल फॉर द अडॉप्शन ऑफ द स्प्रिंकलर मेथड। अब कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है हमारे स्प्रिंकलर मेथड के अडॉप्शन के लिए? बहुत सारी कंडीशंस है। देयर आर सेवरल कंडीशंस व्हिच आर फेवरेबल फॉर अडॉप्शन ऑफ द स्प्रिंकलर मेथड। एक एक करके उठाते हैं। पहला, व्हेन द लैंड स्लोप इज स्टीपर एंड द सॉइल इज इजीली इरोडेबल। जब लैंड स्लोप स्टीप हो और सॉइल इजीली इरोडेबल हो, इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन के अंदर शेयर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होगी, तो जो वाटर सप्लाई की रेट है वो हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो जब लैंड स्लोप स्टीप हो और सॉइल इजीली इरोड हो सकती हो, इस सिचुएशन में शेयर स्ट्रेंथ कम होगी, तो हम सप्लाई की रेट क्या कर देंगे? पानी की कम कर देंगे, ताकि क्या हो? रन ऑफ कंपैरेटिवली कम निकल के आए, इरोजन ऑफ सॉइल क्या हो? कम हो। तो वहां पर हम स्प्रिंकलर मेथड को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, when the land soil is excessively permeable और highly permeable, लैंड सॉइल बहुत ज़्यादा परमिएबल है। अब बहुत ज़्यादा परमिएबल है, क्या करोगे? यहाँ पर भी हम रेट ऑफ सप्लाई क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अगर लैंड सॉइल बहुत ज़्यादा परमिएबल है, इसका मतलब आपको सप्लाई की रेट क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। सो रेट ऑफ द सप्लाई इज केप्ट टू बी कंपैरेटिवली मोर। रेट ऑफ सप्लाई कम रखा, पानी क्या कर जाएगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, आगे फ्लो ही नहीं करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हेन द लैंड इज इरेगुलर, जब लैंड कैसी है हमारी, इरेगुलर है। अगर लैंड हमारी इरेगुलर है, इन दिस केस व्हाट इज टू बी डन, जब लैंड इरेगुलर है तो दूसरे वाटर सरफेस मेथड हमारे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। हम स्प्रिंकलर मेथड को तब यूज करेंगे जब पानी की डेफिशिएंसी हो, पर लैंड इरेगुलर है और पानी की अवेलेबिलिटी है, उस केस में मैंने आपको पहला मेथड बताया था विच इज फ्री फ्लडिंग। तो ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव आता है, यू विल फाइंड दिस ऑब्जेक्टिव। तो अगर लैंड इरेगुलर है और पानी की कमी नहीं है हमारे पास, देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर, जहाँ पे पानी की कमी नहीं है हमारे पास, तो हम किसको यूज कर लेंगे, फ्री फ्लडिंग को यूज कर लेंगे। पर लैंड इरेगुलर है और पानी की कमी है, हम किसको यूज करेंगे, स्प्रिंकलर मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट, जब वाटर टेबल हाई है, जब वाटर टेबल हाई है, इन दिस केस ऑल्सो द रेट ऑफ सप्लाई हैज टू बी कंट्रोल्ड। इस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे रेट ऑफ सप्लाई को कि सीपेज लॉस नहीं हो, क्योंकि सीपेज लॉस होगी तो वाटर लॉगिंग होने की टेंडेंसी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब वाटर टेबल हाई होता है तब भी हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज करते हैं। देन ऑल्सो द स्प्रिंकलर इरिगेशन इज बीइंग यूज्ड। क्लियर है। चलिए आगे। नेक्स्ट मेथड, जहां पर हमारा ये मेथड सूट कर जाएगा। फर्स्ट, व्हेन द एरिया इज सच दैट द सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट इज लो, जब सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जैसे एग्जांपल कोस्ट के पास, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत स्केर्स हो, इन सिचुएशन में अगर आपको क्रॉप ग्रो करना है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके रखनी है, क्रॉप्स की शैलो रूट्स हैं, या क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है और फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, उस सिचुएशन में भी हम किसको यूज़ कर लेते हैं, उस सिचुएशन में भी हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ करते हैं। तो अगर सीजनल वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत स्केर्स हो, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके रखना है, क्रॉप्स की रूट्स बहुत शैलो हो, या क्रॉप्स को पानी की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए और फ्रीक्वेंटली चाहिए, इन दैट सिचुएशन विल गो फॉर व्हाट, उस सिचुएशन में हम किसको यूज़ करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ करेंगे। क्लियर है। चलो देखो क्या पूछा हुआ है। The sprinkler irrigation system is suitable when the land gradient is steep, the soil is having low permeability, high permeability में यूज करते हैं, water table is low, water table high हो, crop is to be grown with deep roots, shallow roots। तो चौथा भी गलत, तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत। जब लैंड ग्रेडियंट क्या हो, स्टीप हो। क्लियर है। नेक्स्ट, which type of irrigation is practiced when the water supply is at too low a level to run by the gravitation of the land। अच्छा, which type of irrigation is practiced when the water supply is at too low a level to be run by the gravitation, यानी सरफेस इरिगेशन है नहीं प्रेफरेबल, यानी वाटर सप्लाई बहुत नीचे है तो ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो लिफ्ट इरिगेशन काम करेगी। So in that case, the lift irrigation will be working. Next point of reference. Next point of reference in sprinkler irrigation is type of sprinkler system. तो कौन कौन सी कंडीशन में स्प्रिंकलर सिस्टम काम कर जाता है वो आपको बता दिया। इन विच ऑफ द कंडीशन स्प्रिंकलर सिस्टम विल वर्क, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब कितने तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम है उसकी बात करते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम, दैट विल बी टॉकिंग अबाउट। तीन तरह के स्प्रिंकलर सिस्टम है हमारे पास। एक परमानेंट सिस्टम होता है, एक सेमी परमानेंट सिस्टम है और एक पोर्टेबल सिस्टम है। फर्क क्या है इनमें? परमानेंट सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ द पाइप्स विच आर परमानेंटली बरीड इनटू द सॉइल। इस तरीके से दे डू नॉट इंटरफेयर विद द फार्मिंग ऑपरेशन। तो परमानेंट सिस्टम में हम पाइप्स को इस तरीके से बरे करेंगे सॉइल के अंदर कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे हमारे फार्मिंग ऑपरेशन में।
सेमी परमानेंट सिस्टम वो होता है जिसमें मेन लाइंस को आपने बरी कर रखा है ग्राउंड के अंदर विद द लेटरल बीइंग्स पोर्टेबल और फ्लेक्सिबल। तो आपकी जो मेन लाइन है वो तो परमानेंटली बरीड है, पर जो लेटरल है वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, दैट कैन बी चेंज और रिमूव्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पोर्टेबल सिस्टम, ये वो सिस्टम होता है जिसमें लेटरल पाइप और मेन पाइप दोनों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बोथ कैन बी चेंज्ड। क्लियर है? तो ये हमारा टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया। चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या एडवांटेज है हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम के, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। अब पूरी कहानी डिटेल में बता दी आपको स्प्रिंकलर सिस्टम की। फर्स्ट, इट कैन बी यूज एफिशिएंटली फॉर वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफिक कंडीशन, पीछे बताया था। इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफिक कंडीशन, जैसी मर्जी हो, प्लेन हो, रोलिंग हो, स्टीप हो। इसमें जो स्वीपेज लॉसेज है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। तो स्वीपेज लॉसेज आर कंपैरेटिवली वेरी लेस या होंगे ही नहीं। नेक्स्ट, इरोजन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इरोजन को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्लियर चीज? सॉरी, इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड इन दिस केस, क्योंकि हम वाटर की सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। सिंस वाटर सप्लाई कैन बी रेगुलेटेड, तो हम पानी की सप्लाई को इतना कम कर देंगे कि सॉइल की इरोजन ही नहीं होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे वाटर अप्लाई करने से पहले लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो लैंड लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड प्रायर टू द अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। इसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, इट्स एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। कितनी, 80 से लेके 85%। सो इट्स एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली वेरी हाई इन द रेंज ऑफ 80 to 85%। नेक्स्ट, ये वाटर लॉगिंग में भी, वाटर लॉगिंग को अवॉइड करने में हमारी हेल्प करता है। वाटर लॉगिंग क्या होती है, इसकी रेमेडी क्या होती है भी आगे बताऊंगा कैसे। इट वॉशेस अवे दी सॉल्ट, जब स्प्रिंकलर इरिगेशन पानी ऊपर से अप्लाई हो रहा है तो जो भी सॉल्ट होते हैं उसको ये क्या करता है, डिजोल्व करके नीचे वाटर टेबल में मिला देता है, तो वाटर लॉगिंग प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करता है। इसको आप जनरली अडॉप्ट कर सकते हो ह्यूमिड रीजन के अंदर। मोर ओवर, इसमें फर्टिलाइजर्स को हम यूनिफॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स कैन बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली। तो ये सारे एडवांटेज निकल के आ गए, दीज आर सेवरल एडवांटेजेस, सो एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस आर देयर। क्लियर है? चले। नोट करो फटाफट फिर चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज
व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब क्या क्या ड्रॉबैक है हमारे स्प्रिंकलर इरिगेशन के। देयर आर सेवरल ड्रॉबैक्स ऑल्सो, खूब सारे ड्रॉबैक भी हमारे स्प्रिंकलर इरिगेशन के। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे अंडर विंडी कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसकी जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। जो सलाइन वाटर होता है इट में कॉज दी बर्निंग ऑफ द लीव्स, लीफ को बर्न कर देता है सलाइन वाटर। नेक्स्ट, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इंस्टॉलेशन की, ऑपरेट करने की और मेंटेनेंस करने की। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर इज जनरली रिक्वायर्ड, अब हर जगह पावर सप्लाई होती नहीं है। नेक्स्ट, जो कॉर्नर्स होते हैं फील्ड के वो इरिगेट नहीं हो पाते क्योंकि वो सर्कल के फॉर्म में चलता है, तो जो कॉर्नर्स होते हैं वो छूट जाते हैं। इस बात को समझने के लिए ये ले लो डायग्राम। तो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कहाँ गया, ये हमारी फील्ड है, दिस इज हमारी फील्ड, ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है। अब जो पानी अप्लाई हो रहा है वो इसी एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो जो कॉर्नर एरिया है वो छूट जाता है, तो ये वाला एरिया छूट गया, सो कॉर्नर एरिया इज लेफ्ट आउट, तो कॉर्नर का एरिया छूट जाता है इसमें, तो ये ड्रॉबैक है। सो कॉर्नर एरिया इज लेफ्ट आउट। नेक्स्ट, दे आर नॉट सूटेड फॉर द क्रॉप रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट एंड लार्ज डेप्थ ऑफ इरीगेशन। ये सूट नहीं करेगा उस क्रॉप के लिए जिसमें डेप्थ ऑफ इरीगेशन बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ सूट नहीं करता। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द इरीगेशन वाटर रिक्वायर्ड इन दिस केस इज कंपैरेटिवली बेटर। क्यों? अगर आपने पुअर क्वालिटी का पानी यूज़ किया, आपकी पाइपें चोक कर जाएंगी, स्प्रिंकलर चोक कर जाएगा, तो पाइप और स्प्रिंकलर दोनों चोक कर जाएंगी, तो इसलिए सूट नहीं करता वहाँ पे। Hence this method is not suitable to be used here. क्लियर है? तो ये ड्रॉबैक निकल के आ गई है। चलें आगे। चलें आगे। नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अगला जो तरीका अवेलेबल है हमारे पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन। अभी तक जो मेथड थे वो सारे सरफेस थे, दोज वर सरफेस मेथड ऑफ इरीगेशन। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? सब सरफेस मेथड ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? अब जो हम बात कर रहे हैं वो सब सरफेस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सब सरफेस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। पहला, इट इज़ एन आर्टिफिशियल सबसरफेस मेथड ऑफ इरीगेशन। पीछे बताया था आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल होता है। इन विच द वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट जोन। इसमें हम पानी को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली रूट जोन के अंदर विद द हेल्प ऑफ द पाइप एंड परफोरेशन। जो पाइप होती है उसमें परफोरेशन होती है, उसमें डायरेक्टली पानी अप्लाई किया जाता है किसके अंदर? रूट जोन के अंदर। इस केस के अंदर इवेपोरेशन और पर्कुलेशन लॉसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, हेंस इट्स एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी वेरी हाई, 90 to 95%। पर क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, इतना पॉपुलर नहीं है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं वो बेस्ट सूटेड होते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर बेस्ट सूटेड इन दिस केस। क्लियर है? इस ड्रिप इरीगेशन को ट्रिकल इरीगेशन भी बोला जाता है। दिस ड्रिप इरीगेशन इज ऑल्सो टेक्निकली टर्म्ड एज ट्रिकल इरीगेशन। क्लियर है? तो ये भी एक तरीका हुआ वाटर सरफेस अप्लाई करने का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू अप्लाई द वाटर। पर कैसे? सब सरफेस। पीछे वाले तरीके सरफेस से, ये वाले तरीके कैसे हैं? सब सरफेस से। These methods are for subsurface application of the water. Next, next point of reference. Next point of reference है quality of the water irrigation. जो आप पानी यूज कर रहे हो इरिगेशन के लिए, जो आप पानी यूज कर रहे हो इरिगेशन के लिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? जैसे इस बात को अगर बेसिक लेवल पे देखें, जब भी आप पानी यूज करते हो अलग अलग कामों में, हर काम के हिसाब से पानी की क्वालिटी चेंज हो जाती है। हर काम के हिसाब से पानी की जो क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको पानी यूज़ करना है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए,
उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। आपको पानी यूज करना है, लेट सपोज द वाटर इज टू बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट, उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली अलग होगी, देयर द क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी कंपेरेटिवली डिफरेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क विच इज टू बी डन, डिपेंड करता है कैसा काम हमें करना है, उसके हिसाब से जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कर जाती है, वो चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वाटर चेंजेस। क्लियर चीज। अब जो आप पानी को यूज कर रहे हो वो कहाँ पर यूज कर रहे हो, तो अब जो हम पानी को यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, तो इसके क्वालिटी की रिक्वायरमेंट कहाँ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हियर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए पानी की, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए पानी की, दैट डिस्कशन विल बी कैरिड आउट। तो वो डिस्कशन की बात करेंगे। तो एक एक करके उठा लेते हैं, विल रेफर वन बाय वन ऑल दी पॉइंट्स। पहला क्वालिटी पैरामीटर, सेम अब रिलेट करते जाना, रिलेट करते जाना किससे, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ। पहला सस्पेंडेड सॉलिड, the effect of the suspended solid which is present in the irrigation water depends upon the type of the land to be irrigated and will depend upon the type of solid। कैसी सॉइल की इरिगेशन करनी है आपको और कैसा सॉलिड है, इस पे डिपेंड कर जाएगा कि इस पानी का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी क्रॉप के ऊपर। अगर फाइन सेडिमेंट्स हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर भी है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इरोजन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, अगर ये डिपॉजिट कर जाता है सैंडी सॉइल के अंदर तो इससे फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर फाइन सेंडिमेंट सैंडी सॉइल में डिपॉजिट कर जाते हैं, इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। पर अगर कोर्स सेडिमेंट है वो डिपॉजिट कर जाए हमारी सैंडी सॉइल के अंदर, तो वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्लियर, चले आगे। शुड वी कंटिन्यू? चलो नेक्स्ट है हमारा टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स की। अब जनरली अगर सॉल्ट्स हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के प्रेजेंट है इरिगेशन वाटर के अंदर, दे प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, अगर वो एक्सेस में हो तो जनरली अगर सॉल्ट प्रेजेंट हो कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के और पोटेशियम के, ये हार्मफुल होते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए। ये क्या करते हैं, ये जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, दे कॉज द इंजरी ऑफ द क्रॉप, दे रिड्यूस द ऑस्मोटिक एक्टिविटी इन द क्रॉप, दे चोक द वॉइड्स इन द रूट एंड हेंस अफेक्ट द एरेशन, जो एयर की सप्लाई है यानी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको हैम्पर कर देते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की, इट इज नॉट ऑफ मच कंसर्न, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन द सॉइल सॉल्यूशन इज ऑफ मोर कंसर्न। कहने का मतलब है इन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पानी में कितनी है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सॉइल के अंदर कितनी है इससे हमें फर्क पड़ता है। तो अगर सॉइल की कॉन्सेंट्रेशन सॉइल के सॉल्यूशन के अंदर टाइम के साथ बढ़ती चली जाए तो इससे हमारे प्लांट या क्रॉप की ग्रोथ क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। सो इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो उस चीज को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, दैट इज टू बी कंट्रोल्ड बाय अस। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। Now the concentration of the salt in the soil solution is given by the following relationship। इस रिलेशनशिप को आप खुद भी निकाल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के। इस रिलेशनशिप को आप खुद भी निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे? अगर C कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की हमारे पानी के अंदर, तो C कॉन्सेंट्रेशन है हमारे सॉल्ट की पानी के अंदर, और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड, तो टोटल सॉल्ट आ गया निकल के। टोटल सॉल्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल सॉल्ट इन दी सॉइल। अब सॉइल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी हमारी वो कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, हाउ विल कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द वाटर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड, सो इट इज इक्वल टू C प्लस RE माइनस CU। अब C प्लस RE माइनस CU क्या है,
टू बी मोर प्रिसाइज ये सी नहीं लिखा हुआ, ये क्यू है। टोटल क्वांटिटी पानी की सॉइल में कितनी गई, क्यू गई ना, तो क्यू प्लस आर ई माइनस सी यू। तो टोटल क्वांटिटी गई क्यू, आर ई जो बारिश हुई माइनस जो पानी कंज्यूम कर लिया हमारी प्लांट ने अपनी ग्रोथ के लिए, तो इसको हम कंजप्टिव यूज बोलते हैं। इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया हमने, बोला सी इंटू क्यू, टोटल सॉल्ट जो गए वही सॉल्ट सॉइल में मिलेंगे। तो सॉइल में जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है और सॉइल में जो पानी बचा कैसे निकाला, क्यू सप्लाई किया प्लस जो बारिश आई माइनस जो प्लांट ने यूज कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए, रीअरेंज किया टर्म्स को, ये रिलेशनशिप आ गई। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई सॉल्ट की किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, सॉइल के सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करो रेन वाटर में भी, तो सी क्यू के साथ और क्या जुड़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन द रेन वाटर इनटू रेन वाटर, बाकी वाली टर्म तो सेम रहेगी, नेक्स्ट ऑफ द टर्म विल बी रिमेनिंग सेम। तो ये तो सेम निकल के आ जाएगा, वापस से रीअरेंज करके निकाल लो, यू कैन रीअरेंज इट एंड कैलकुलेट। तो फिर से कैलकुलेट किया जा सकता है सर। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज मोर देन 700 मिलीग्राम पर लीटर इट इज हार्मफुल फॉर सम प्लांट। ये हार्मफुल है किसके लिए, कुछ प्लांट्स के लिए, तो इट इज हार्मफुल फॉर सम प्लांट। पर अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा निकल के आ जाए, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा निकल के आ जाए, तो ये हार्मफुल है सारे प्लांट्स के लिए, इट इज हार्मफुल फॉर ऑल दी प्लांट्स। क्लियर है? चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे हमने इरिगेशन वाटर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। द इरिगेशन वाटर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसके ऊपर तो आपको एक सवाल डेफिनेटली मिलेगा, यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम ऑन दिस। अब क्या है ये कैटेगरी, C1 C2 C3 C4। तो ध्यान रखना ये जो कैटेगरी है पानी की, ये जो कैटेगरी है पानी की, ये किस बिहाफ पे है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। क्लियर है? लो सैलिनिटी वाटर, मीडियम सैलिनिटी वाटर, हाई सैलिनिटी वाटर एंड वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। क्लियर है चीज, वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है लो सैलिनिटी में, 100 से लेके 250, C2 में 250 टू 750, C3 में 750 टू 2250 और C4 के अंदर मोर देन 2250। तो ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाती है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। अब इस क्वालिटी का पानी कहाँ पर यूज कर सकते हो, वेयर दिस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द वाटर कैन बी यूज्ड। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज C1 क्वालिटी का पानी कहाँ यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज फॉर द इरिगेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप। इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द इरिगेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स। क्लियर है? एक्सेप्ट फॉर दैट सॉइल हुज परमिबिलिटी इज वेरी लेस। तो हर तरह की क्रॉप के लिए यूज कर सकते हो, हर तरह की सॉइल के लिए यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड परमिबिलिटी क्या है, प्रोवाइडेड परमिबिलिटी क्या है, कम है। C2 टाइप का पानी कहाँ यूज कर सकते हैं, वो
सॉइल के अंदर जहाँ पे मॉडरेट लीचिंग की रिक्वायरमेंट है, वेयर मॉडरेट लीचिंग इज रिक्वायर्ड। C3 का पानी हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? इट कैनॉट बी यूज ऑन दी सॉइल, मोर ओवर जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज हो, तो इट कैनॉट बी यूज फॉर दी सॉइल वेयर रिस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज इज देयर, तो इसकी एप्लीकेशन सूटेबल ही नहीं है यहाँ के लिए। क्लियर है चीज? लास्ट, इट इज नॉट सूटेबल फॉर इरिगेशन, लास्ट वाला पानी तो सूट ही नहीं करता इरिगेशन के लिए। तो कौन सी क्वालिटी का पानी कहाँ पर यूज कर सकते हैं वो मेंशन किया हुआ है। तो हम तो प्रेफर करेंगे कि हमारे पास कैसा क्वालिटी का पानी हो, C1 क्वालिटी का पानी हो जिसमें सैलाइन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो। अब ऊपर मैंने टर्म यूज किया लीचिंग, पीछे भी यूज किया था लीचिंग। अब लीचिंग होती क्या है? लीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम पानी को ऐड करते हैं सॉइल के अंदर। लीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम पानी को ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, so that the salts which are present in the soil get dissolved in the water, so that the salt which are present in the soil get dissolved in the water and are drained out with the help of the drains। और पानी क्या कर जाए? वो ड्रेन आउट हो जाए, यानी जो सॉल्ट है सॉइल के अंदर वो सारे के सारे क्या कर जाए? पानी में घुल के ड्रेन आउट कर जाए। इस प्रोसेस को टेक्निकली लीचिंग बोला जाता है। तो लीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप पानी को ऐड करोगे सॉइल के अंदर, ताकि जो सॉइल में सॉल्ट है वो क्या कर जाए? पानी में घुल जाए और पानी के साथ ड्रेन आउट हो जाए विद द हेल्प ऑफ द सरफेस और सब सरफेस ड्रेन। दिस प्रोसेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज लीचिंग। इस प्रोसेस को टेक्निकली हम लीचिंग बोल देते हैं। चले आगे। चलिए कंटिन्यू। चले आगे। चलो, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, next of the point of reference is percentage of, so next of the point of reference is percentage of the sodium ions to the other, so percentage of the sodium ion, so percentage of the sodium ion to the other cation। अब इसकी बात करेंगे, we'll be talking about this। क्लियर है चीज? shall we continue? हाँ जल्दी नोट करो, पीछे वाला, लो पीछे वाला।
नोट कर लिया? Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं. Next of the point of reference is percentage of the sodium ions to the other cation. जनरली हमारी सॉइल के अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सोडियम आयन होता है. इफ द परसेंटेज ऑफ द सोडियम आयन इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन, जो ऊपर लिखे हुए टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, तो उस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज टॉलरेबल. तो अगर सोडियम की परसेंटेज टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन के रिस्पेक्ट में 5% से कम हो, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं टॉलरेबल है. क्लियर है? नेक्स्ट, इफ दिस परसेंटेज ऑफ द सोडियम आयन इंक्रीजेस टू अबाउट 10%, अगर ये परसेंटेज बढ़ के 10% के आसपास हो जाए, उस केस के अंदर दिक्कत है. इन दैट केस देयर इज अ प्रॉब्लम. अब क्या प्रॉब्लम है? इट इंक्रीजेस द पीएच ऑफ द सॉइल, ये पीएच को इंक्रीज कर देता है. इट रिड्यूसेस द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल, ये परमिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है. इट इंक्रीजेस द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल, इसलिए सॉइल बहुत स्टिकी हो जाती है. व्हेन वेट एंड इट इज क्रश्ड व्हेन ड्राई, इसलिए वो ड्राई हो जाती है जब आप उसको क्रश कर देते हो. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Next point of reference, the proportion of the sodium ion present in the soil is generally measured by the parameter which is known as sodium absorption ratio. जो हमारी proportion है सोडियम आयन की जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, इसको जनरली मेजर करते हैं हम एक पैरामीटर की मदद से, जिसको टेक्निकली बोल देते हैं हम सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो. अब क्या होती है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो? Sodium absorption ratio is the ratio of the concentration of sodium ion to the square root of calcium plus magnesium की average concentration. To the square root of calcium plus magnesium की average concentration. इसको टेक्निकली क्या बोल दिया जाता है? इसको टेक्निकली बोल दिया जाता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो. सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल आते हैं. यू विल डायरेक्टली गेट दी प्रॉब्लम्स ऑन दिस. चले, next point of reference. Next point says what is the classification of the irrigation water and its uses on the basis of sodium absorption ratio. क्या क्लासिफिकेशन है इरिगेशन वाटर की? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इरिगेशन वाटर, और आप इस पानी को कहाँ पर यूज कर सकते हो? पीछे वाली जो क्लासिफिकेशन थी वो किस बिहाफ पे थी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के बिहाफ पे. अब जो क्लासिफिकेशन है वो किस बिहाफ पे है? वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम के बिहाफ पे. सो नाउ द क्लासिफिकेशन इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम. सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. ध्यान रखना इस चीज का. अब क्या क्लासिफिकेशन है उसको देख लेते हैं. व्हाट द क्लासिफिकेशन दैट विल बी टॉकिंग अबाउट. पहला, लो सोडियम वाटर S1, मीडियम सोडियम वाटर S2, हाई सोडियम वाटर S3, वेरी हाई सोडियम वाटर S4. तो S1, S2, S3, S4. क्लियर चीज. सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 0 से 10, S1 10 से 18, S2 18 से 26, S3 और ग्रेटर देन 26 S4. ये हमारी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की रेंज आ गई. S1 वाटर, इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी सॉइल एंड फॉर ऑल दी क्रॉप्स, एक्सेप्ट वो सॉइल जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो सोडियम के लिए. एक्सेप्ट वो सॉइल जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो किसके लिए? सोडियम के लिए. क्लियर है चीज? चले आगे. जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, ट्रीज हो गए. सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, S2 वाला वाटर कहाँ यूज कर सकते हो? इट इज नॉट सूटेबल फॉर फाइन टेक्सचरल सॉइल विच में रिक्वायर जिप्सम प्रायर टू इट्स यूज. अगर फाइन टेक्सचरल सॉइल है, आप पहले उसमें जिप्सम मिला दोगे. जिप्सम की रिएक्शन होती है सोडियम के साथ, उसको सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और साथ में कैल्शियम आयन बन जाती है. अलॉन्ग विद दैट द कैल्शियम आयन इज बीइंग फॉर्म्ड. तो उसके साथ क्या मिल जाएगी आपको? कैल्शियम आयन मिल जाएगी. हाई सोडियम वाटर कहाँ यूज कर लेते हो? हाई सोडियम वाटर ये हार्मफुल होता है फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल एंड इट डू रिक्वायर गुड ड्रेनेज फॉर लीचिंग. इसमें ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट होती है लीचिंग के लिए. और जो S4 टाइप ऑफ वाटर है ये सूटेबल ही नहीं है इरीगेशन के लिए. इट इज नॉट सूटेबल फॉर इरीगेशन. क्लियर है? अगर आप S2 टाइप ऑफ वाटर को यूज कर रहे हो, उसको आप ट्रीट करते हैं जिप्सम के साथ. जिप्सम के साथ रिएक्शन के बाद क्या होता है वो आपको बता दिया. दैट इज बीइंग डिस्कस्ड.
चले आगे। Shall we continue? नोट करो फटाफट। नोट करो फटाफट। चले आगे। Shall we continue? चलो, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट से क्लासिफिकेशन ऑफ द सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। पीछे हम वाटर को क्लासिफाई कर रहे थे, अब किसको क्लासिफाई कर रहे हैं? अब सलाइन एल्कलाइन सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो फर्क है दोनों बातों के अंदर, ध्यान रखना। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो नाउ विल बी क्लासिफाइंग सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। अब क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे? ये क्लासिफिकेशन है 3 पैरामीटर के बिहाफ पे। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा ईएसपी। अब ये ईएसपी क्या होता है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और तीसरा पीएच। पहली वाली को हम बोलेंगे सलाइन सॉइल, जिसको व्हाइट एल्कली भी बोलते हैं, लेस सॉल्युबल होती है ये। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से ज़्यादा, ईएसपी 15 से कम, पीएच 8.5 से कम। एल्कलाइन सॉइल, इसको आप बोल सकते हो नॉन सलाइन सॉइल या ब्लैक सॉइल या सोडिक सॉइल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से कम, ईएसपी 15 से ज़्यादा, पीएच 8.5 से लेकर 10 के बीच में। फिर है सलाइन एल्कलाइन सॉइल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से ज़्यादा, ईएसपी 15 से ज़्यादा और पीएच 8.5 से कम। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट इसका रेफरेंस नहीं है, so it has nothing to do with this table. ये जो कंटेंट वाला है उसने यूं ही लिख दिया। इस टेबल से इसका कोई लिंक नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। नेक्स्ट हमने बात कर ली किसकी? सॉल्ट की, हमने बात कर ली सोडियम की, हमने बात कर ली सस्पेंडेड सॉलिड्स की। नेक्स्ट ऑफ द क्वालिटी पैरामीटर टू बी रेफर्ड इज बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मे रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या कर सकती है? प्रेसिपिटेट आउट कर सकती है। thereby increasing what? thereby increasing what? thereby increasing the relative proportion of sodium ion and causing the hazard of the sodium. तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्या कर जाएगा? प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा। तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्या कर जाएगी? प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगी। सो कैल्शियम मैग्नीशियम विल बी प्रेसिपिटेटिंग आउट। इससे सोडियम के हजार्ड क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स। टॉक्सिक एलिमेंट जो पानी के अंदर होते हैं, जैसे बोरॉन होता है, सीलियम होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन
बोरॉन की 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, इट में प्रूव टू बी टॉक्सिक फॉर सर्टन प्लांट्स। पर अगर कॉन्सेंट्रेशन 4 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, इट विल प्रूव टू बी टॉक्सिक फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट। तो ये टॉक्सिक होगा हर तरह के प्लांट के लिए। तो जितने भी प्लांट है सबके लिए टॉक्सिक हो जाती है ये। नेक्स्ट सवाल आ गए, क्या पूछ रहा है सवाल? सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कैल्शियम की दे रखी है, मैग्नीशियम की दे रखी है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो पूछ रहा है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, so concentration of sodium to the square root of the average concentration of calcium and magnesium to the square root of the average concentration of calcium and magnesium। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 24 मिली इक्वलेंट। कैल्शियम मैग्नीशियम 3.6 plus 2 divide by 2, so 3.6 plus 2 divide by 2। तो आ गया हमारा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। निकाल लो जो भी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करके बताइए। तो ये हमारा हो गया 24 डिवाइड बाय, तो 5.6 का आधा 2.8, सो 2.8। कैलकुलेट कर लो जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ से। क्लियर है? नेक्स्ट, द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज टू। सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता तरीका है प्लांट लगा दो, एफॉरेस्टेशन ऑफ द एरिया। पेड़ लगाओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा, सॉइल भी कंजर्व हो जाएगी, इरोजन भी बचेगी। ये सबसे सस्ता तरीका है एफॉरेस्टेशन का। जनरल प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा आसपास का। तो ये जनरल तरीका होता है हमारा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द सॉइल वाटर क्रॉप रिलेशनशिप। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द सॉइल वाटर क्रॉप रिलेशनशिप। क्या है? वाटर यूटिलाइजेशन बाय द प्लांट इज मेनली फ्रॉम कैपिलरी वाटर। ठीक है, सही बात है। The amount of irrigation water required to meet the evaporation transpiration needs of the crop during its full growth period is consumptive irrigation requirement। ये अभी क्या नहीं है पर ये स्टेटमेंट सही है, अभी आगे आएगा। The depth of the water required to bring the soil moisture level of a given soil up to its field capacity is called hygroscopic water। Incorrect statement। With continuous increase in quantity of water applied, the yield of most of the crops increases to a certain limit and then is expected to be constant। गलत बात है, फिर डिक्रीज हो जाएगी। देखो, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में अभी बात करी नहीं है तो मैं ये डिस्कस कर नहीं रहा, पर पहले दो टर्म्स सही हैं इसके, तो आंसर ये सही। आगे डिस्कस करेंगे, अगले वाले चैप्टर्स में आएंगे। इसको इसी चैप्टर में डाल दिया, इट इज बीइंग एडेड इन दिस चैप्टर ओनली। हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर लॉगिंग इन द एग्रीकल्चरल लैंड। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वाटर लॉगिंग को एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर? सो हाउ कैन वी कंट्रोल द वाटर लॉगिंग इन द एग्रीकल्चरल लैंड? बाय अडॉप्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन, बाय लाइनिंग ऑफ द कैनाल, क्लोजिंग द नियर बाय नेचुरल ड्रेन से कुछ नहीं होगा, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। गलत बात, गलत बात। सो बाय लाइनिंग ऑफ द कैनाल, सीपेज रुक जाएगी। तो कैनाल की लाइनिंग करोगे उससे सीपेज रुक जाएगी हमारी, बाय दैट द सीपेज विल बी स्टॉप्ड। आगे, मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। डायरेक्टली अप्लाई कर दिया रूट जोन में, चेक फ्लडिंग गलत, ड्रिप मेथड सही है, फरो मेथड, स्प्रिंकलर मेथड। सो डिस्टर्ब्ड इज ड्रिप इरिगेशन, तो इसको टेक्निकली ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। तो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर टुमारो। कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।